हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली के यहाँ पर 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहते हैं। जो भी आपकी करंट न्यूज़ चल रही है, हिंदू में हो गया, इंडियन एक्सप्रेस में हो गया, तो उन सबको हम MCQs के द्वारा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू मार्स इनिशिएटिव। मार्स इनिशिएटिव क्या है? दैट इज मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इनिशिएटिव। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कि 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है? इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में एक प्लेस है, दैट इज शर्म अल शेख रीजन। तो यहाँ पर COP27 अभी ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। तो यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लिया गया है। क्या है इनिशिएटिव? मार्स अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इस इनिशिएटिव के अंदर अब होगा क्या? तो यहाँ पे स्पेस की जो सैटेलाइट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि कौन से रीजन में मीथेन के बहुत ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं। और अल्टीमेट गोल इसका क्या रहेगा कि जितने भी मीथेन के एमिशंस हो रहे हैं उनको कट डाउन करना। अब कट डाउन क्यों करना है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो मीथेन है वो ग्रीन हाउस गैस है और अल्टीमेटली जो ग्रीन हाउस गैस है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द एफर्ट्स टू कट डाउन मीथेन एमिशन, तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो COP26 है वो पिछले साल ग्लासगो वाले रीजन में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है अभी रिसेंट वाली COP में लिया गया है। इस वजह से आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू G20 समिट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो इंडोनेशिया के पास है और यहाँ पे बाली वाले रीजन के अंदर इस समिट को कंडक्ट करवाया जा रहा है। इवन यहाँ पे बाली डिक्लेरेशन को भी साइन किया गया है। अब उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये G20 की 17th समिट है, जिसका कि यहाँ पे जो थीम है दैट इज रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो इस थीम के बारे में आपने याद रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब इंडोनेशिया के बाद जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आने वाली है। तो इस साल के दिसंबर से लेके 2023 के नवंबर तक की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास रहने वाली है। तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022। तो रिसेंटली, ऐसे तो ये रिपोर्ट को बहुत पहले पब्लिश किया गया था, लेकिन ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दिया गया था। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इस रिपोर्ट में बेसिकली पॉपुलेशन के जो ट्रेंड्स हैं वो देखे जाते हैं कि कौन सी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है या फिर कौन सी जो कंट्री है वो पॉपुलेशन के सिलसिले में दूसरी कंट्रीज़ को ओवरकम कर लेगी। तो इसी के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 1950 से अब तक 2020 तक जो पॉपुलेशन है वो अपने स्लोएस्ट रेट से इंक्रीज कर रही है। तो कितने रेट से इंक्रीज कर रही है? लेस देन 1%। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट के अंदर इवन ये भी बताया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है, तो ये इंक्रीज नहीं कर रही है। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग स्टेडिली, इट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को ओवरकम कर जाएगी। और इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया अभी रिसेंटली 15 नवंबर को कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तक रीच कर चुकी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसको न्यूज़ में क्यों ऐड किया गया है एमसीक्यू में? इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि 16 नवंबर को यहाँ पर नेशनल प्रेस डे जो है उसको मनाया गया। अब अगर मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं, हालांकि 1966 में एक कमीशन ने रेकमेंडेशन दी थी कि आपको इस काउंसिल को बनाना चाहिए, तो वो था आपका फर्स्ट प्रेस कमीशन। इन्होंने रेकमेंडेशन दी और यहाँ पर जो प्रेस काउंसिल है उसको बना दिया गया। लेकिन 1978 के अंदर प्रेस काउंसिल एक्ट लाया गया, जिसके तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। तो दैट मीन्स जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने पहले भी आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर क्या डिफरेंस है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करूं तो इसको एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, या फिर अलग अलग अमेंडमेंट्स करी जाती हैं जिसके तहत यहाँ पे अलग अलग बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इनके पास पावर रहती है कि ये जजमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, अलग अलग केसेस को ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि या तो हमारी जो प्रेस है उनके फ्रीडम्स वायलेट हुए हों, या फिर प्रेस की वजह से किसी पब्लिक या फिर लोगों के जो फ्रीडम है अगर या फिर उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं, तो इन सारे केसेस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया डील करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कुर्द्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा जो कुर्दिस्तान वाला रीजन है या फिर जो कुर्द्स लोग हैं, पीपल हैं, तो ये हमेशा न्यूज़ में चलते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो कुर्द्स हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो मेजरली स्पीक करते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में आपको अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं ये देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे टर्की, सीरिया, इराक, ईरान वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे जो कुर्द पीपल है वो इन कंट्रीज़ के अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो एज सच इनके लिए अलग से कोई भी रीजन जो है उसको एलोकेट नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो कुर्दिस्तान है, बेसिकली जो कुर्द्स है वो आपको कौन कौन से रीजन में देखने को मिलेंगे, तो साउथ ईस्टर्न टर्की वाला जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान वाला जो रीजन है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कुछ आपको आर्मेनिया, सीरिया, इन सारे रीजन्स के अंदर जो कुर्द्स पीपल हैं ये देखने को मिलते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो कुर्द हैं वो मेजरली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है इसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम पर्शियन हो गया, पाश्तो हो गया, इन सारे लैंग्वेजेस को इंक्लूड करते हैं। तो दैट मीन्स इसके भी अलग अलग डायलेक्ट्स वगैरह रहते ही हैं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है कि इन लैंग्वेज को बोलने के अलग अलग तरीके रहते हैं। तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि इनकी यहाँ पे जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फोर्स्ड कन्वर्जन। तो हमेशा न्यूज़ में फोर्स्ड कन्वर्जन जो है ये चलती रहती हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं एंटी कन्वर्जन बिल जो है उसको लेकर आई हैं और कई स्टेट्स ने तो बिल को पास भी कर दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मैं फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में बात करूँ तो 1954 में पार्लियामेंट में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस बिल को पास नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे आपको फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए अलग से कोई लॉ देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर इंक्लूडेड हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट 25 से लेके आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक राइट टू रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसके अंदर आर्टिकल 25 अगर आप देखें तो उसमें देखने को मिलेगा राइट टू प्रोपेगेट, प्रोफेस रिलीजन के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं करी गई है। तो दैट मीन्स इट डिड नॉट एक्सटेंड टू फोर्स्ड कन्वर्जन। तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डायबिटीज। तो जो डायबिटीज़ है उसके रिगार्डिंग भी हमेशा न्यूज़ में चलते रहता है हर एक चीज़ें, है ना। तो अगर मैं डायबिटीज़ के बारे में बात करूँ तो आपको 2 तरह की डायबिटीज़ देखने को मिलती है, वन इज़ डायबिटीज़ मेलिटस एंड द अदर वन इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर मैं डायबिटीज़ मेलिटस को थोड़ा और डिटेल में देखूँ तो यहाँ पे आपको 2 टाइप की डायबिटीज़ देखने को मिलती हैं। एक है आपकी टाइप 1 डायबिटी और दूसरी है आपकी टाइप 2 डायबिटी।
टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है उसकी सेल्स नहीं होती, या फिर यहाँ पर जेनेटिक एरर आ जाता है और अल्टीमेटली जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं वो इंसुलिन को नहीं बना पाती। अब इंसुलिन का काम क्या रहता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम रहता है। अब जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ब्लड शुगर लेवल कम कैसे होगा, है ना। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये थोड़ी अनकॉमन होती है और आपको देखने को मिलेगा कि ये 30 साल से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से जेनेटिक डिजीज होती है। तो दैट मीन्स जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर आपको इंसुलिन जो है उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करूँ तो ये भी 30 ईयर्स की एज के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की सेल्स तो होती हैं और ये इंसुलिन की सेल्स इंसुलिन को भी बना लेती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है तो उसकी वजह से इंसुलिन जो है इतनी क्वांटिटी में नहीं रिलीज हो पाता और अल्टीमेटली या तो हमने बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। तो दैट मीन्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वॉस्त्रो एंड नॉस्त्रो अकाउंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में नॉस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एक आर्टिकल आया था। अब इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल क्यों आया, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो अभी डेप्रिशिएट कर रही है। डेप्रिशिएट क्यों कर रही है, क्योंकि इंडियन करेंसी की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा जो डिमांड है आपको यूएस डॉलर्स की देखने को मिलेगी। अब जिस टाइम पे कंट्रीज़ ने एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करना होता है वो अलग अलग तरीके से कर सकती हैं, या तो वो यूएस डॉलर्स में कर सकती हैं। अब क्योंकि यूएस डॉलर की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी है तो यहाँ पे हमारी जो आरबीआई है वो अलग अलग स्टेप्स लेते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो खुद की करेंसी है हम उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको 2 अकाउंट्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। एक है आपका वॉस्त्रो अकाउंट और दूसरा है आपका नॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो का मतलब होता है योर्स और नॉस्त्रो का मतलब होता है आर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं वॉस्त्रो अकाउंट के बारे में। अब वॉस्त्रो अकाउंट क्या है, मान लो यहाँ पर एक रशिया है और दूसरा है इंडिया। तो अगर रशिया ने कोई बैंक अकाउंट को इंडिया में ओपन किया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बताऊँ इंडसइंड बैंक और आपका जो यूको बैंक है, तो इस बैंक के अंदर रशिया के कुछ अकाउंट्स जो हैं वो खुले हुए हैं और ये इंडियन करेंसी में खुले हुए हैं। तो दैट मीन्स रशिया का जो मनी है वो हमारे साथ है और वो हमारी करेंसी में ही होगा। तो ये जो बैंक्स हैं इनको हम वॉस्त्रो अकाउंट के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं नॉस्त्रो अकाउंट्स के बारे में बात करूं, इसका मतलब आर्स मनी विद यू, है ना। तो अगर मैं नॉस्त्रो अकाउंट के बारे में बात करूं तो अगर रशिया के अंदर कोई बैंक अकाउंट खुले हैं और वहां पे रशिया की ही करेंसी में है और इंडिया ने जाकर वहां पर खुलवाए हैं तो ऐसे अकाउंट्स को हम नॉस्त्रो अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, एक सेबर बैंक है और एक वीटीबी बैंक है जिसके अकाउंट जो है वो रशिया ने अपने इन बैंक्स के अंदर ओपन किए हुए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक वॉस्त्रो अकाउंट्स और नॉस्त्रो अकाउंट के बारे में पता चल गया होगा, है ना। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे रशिया जो है वो सबसे पहली कंट्री है जो कि रुपी बेस्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो ट्रांजेक्शन है ये करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वॉस्त्रो और नॉस्त्रो अकाउंट्स खुले हैं और इन्हीं अकाउंट से हम ट्रेड की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन हम खुद की करेंसी में कर लेते हैं रादर देन गोइंग फॉर यूएस डॉलर्स, है ना। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। तो अब अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि जो वॉस्त्रो अकाउंट है वो कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं दूसरे बैंक के अकाउंट में। तो इस वजह से जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ईस्ट एशिया समिट। अब अगर मैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि
कि अभी रिसेंटली जो ईस्ट एशिया समिट है वो कंबोडिया की कैपिटल दैट इज़ फ्नोम पेन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहली बात तो जो ईस्ट एशिया समिट है इसके अंदर आपको एशियान मेंबर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो ईस्ट एशिया वाले रीजन में जो एशियान ग्रुपिंग है उसके अंदर आपको 10 कंट्रीज जो हैं ये देखने को मिलती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएंगे कि एशियान के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो जो एशियान इनिशिएटिव है या फिर ईस्ट एशिया जो समिट है इसके अंदर एशियान के ही जो मेंबर्स हैं, हेड्स हैं स्टेट और गवर्नमेंट्स के, तो यहाँ पर एनुअल मीटिंग करते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो समिट कंडक्ट करवाई जा रही है यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे इंडिया की तरफ से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो ये इंडिया और एशियान के 30 एनिवर्सरी, मतलब कि हमें 30 साल हो चुके हैं एशियान के साथ रिलेशन बनाए हुए, तो इस वजह से भी हमने इस समिट को यहाँ पर जाकर अटेंड किया है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने जाकर समिट को अटेंड किया है। तो इस चीज़ को भी ये मार्क करता है, हमारे फ्रेंडशिप ईयर को मार्क करता है। तो आप देखेंगे कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज नीदर 1 नॉर 2। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आर्टेमिस मिशन। अब ये मिशन है क्या और ये किस चीज़, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी के रिगार्डिंग है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नासा जो है इस मिशन को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी है। नासा क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे इस मिशन के अंदर होगा क्या? तो बेसिकली ये एक मैन्ड मिशन है जिसके अंदर यहाँ पे मैन को या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मून तक ले जाया जाएगा और अल्टीमेटली दोबारा से उनको सेफली अर्थ पे लैंड करवाया जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मून। तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं, MCQs हैं, उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।